हेलो एंड वेलकम इन क्लास 10th। आज हम लोगों का पहला लेसन चैप्टर 1 दैट इज़ द लाइफ प्रोसेस 1 से शुरू करेंगे। लाइफ प्रोसेस 1 में हम लोगों को 4 से 5 सब चैप्टर्स को पढ़ना है और उसमें न्यूट्रिशन हमारा पहला सब चैप्टर होगा। उसके बाद रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा, फिर सर्कुलेशन वगैरह है। तो अभी हम लोग सबसे पहले लाइफ प्रोसेस 1 को डिफाइन करेंगे। उसके पहले एक बात मैं बता दूं कि क्लास 10th में बायोलॉजी बिकम्स अ सेगमेंट ऑफ द साइंस, ये तीनों को मिलाकर एक ही जगह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों को लगता है कि बायो को इग्नोर करके भी साइंस में पास किया जा सकता है। ये सबसे गलत सोच, क्योंकि इक्वल मार्किंग किया गया है तीनों में। तो यदि आप थोड़ा सा फोकस करें बायोलॉजी के ऊपर तो आपके साइंस के जो मार्क्स एग्रीगेशन है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। अब ये तो हो गई एक सेगमेंट की बात। दूसरी सेगमेंट की बात करें, जो बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो उनके लिए मैं खास करके इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यह आपका फाउंडेशन, यानी कि एक प्री फाउंडेशन जो कहकर आजकल पढ़ाया जाता है कि प्री फाउंडेशन करा रहे हैं, तो यह प्री फाउंडेशन नहीं बल्कि फाउंडेशन का माइलस्टोन बनेगा। सो हम लोगों को इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ानी है, ताकि जो बच्चे कल होकर के मेडिकल की तैयारी करें उनके लिए भी बेनिफिशियल हो और 9th-10th के बच्चों के लिए तो बेनिफिशियल हो ही। तो ध्यान में रखते हुए अपने पास एक छोटा सा नोटबुक रखें, ध्यान से वीडियोस को पढ़ें और जो ज़रूरत की चीज़ें बीच बीच में लिखाई जा रही है उसको भी राइट डाउन करें। हम लोग ज़रूरत के अनुसार अपने पढ़ाई को आगे मतलब स्पीड को कम ज़्यादा करेंगे। बीच में जहाँ डिक्टेट करने की आवश्यकता होगी मैं डिक्टेट भी करूँगा और आपको उसको लिखना है। तो शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस 1, जिसके तहत हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा डेफिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों, वो सारे प्रोसेसेस, ऑल दोज प्रोसेसेस विच इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग्स, यानी और इसको सिंप्लीफाई करें तो कहें कि वो सारे फंक्शन बॉडी का जिससे आपकी पहचान हो सके कि आप लिविंग हो, आप सजीव हो, इसकी पहचान हो सके। क्योंकि बायोलॉजी में आज तक हम लोग ये डिफिनीशन नहीं जान सके कि लिविंग्स कहते किसको हैं, व्हाट इज अ लाइफ। ना लाइफ को डिफाइन कर पाए ना डेथ को डिफाइन कर पाए। तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टर्स वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। तो जिन कैरेक्टर्स को बेस बनाकर हम लिविंग्स और नॉन लिविंग में डिफरेंसेस करते हैं, उन्हीं कैरेक्टर्स को हम लोग कहते हैं दीज आर द लाइफ प्रोसेसेज, सच एज रिस्पिरेशन। तो आप जिस चेयर पे बैठे हो, क्या वो चेयर सांस लेती है? नहीं ना। इसका मतलब यह है कि आप सांस लेते हो, यानी आप लिविंग हो और चेयर नॉन लिविंग है। तो ये हुआ life processes are the characteristics on behalf of that we can identify कि which one is living and which one is non living। तो यहाँ पे हम लोग लाइफ प्रोसेस 1 को और लाइफ प्रोसेस 2 को 2 चैप्टर बनाए। तो लाइफ प्रोसेस 1 में हमारा जो पहला सब चैप्टर होगा उसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स भोजन को ऑब्टेन करते हैं। तो हम लोग यहाँ से सब चैप्टर 1 न्यूट्रिशन को शुरू करेंगे। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन को डिफाइन कर लेते हैं, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझेंगे। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, इसको लिखेंगे, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म फीड्स अपॉन द न्यूट्रिएंट, ध्यान देंगे, विच फीड्स अपॉन द न्यूट्रिएंट विच दे ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर सराउंडिंग। अब यहाँ देखो 2-3 बातें जो स्पष्ट होकर के सामने आया कि दे ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग से आप न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं।
इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। सराउंडिंग का मतलब क्या? सराउंडिंग का मतलब वह क्षेत्र, वह एरिया, जिस एरिया में आप बिलोंग करते हैं, जहां से आपकी बेसिक नेसेसिटी पूरी होती हो। तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने कहा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज ऑब्टेनिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सराउंडिंग। न्यूट्रिएंट क्या है? ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट कहते हैं वह सारे केमिकल सब्सटेंसेस विच इज नीडेड टू अस फॉर व्हाट? लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में, इट इज नीडेड फॉर, नंबर 1 पॉइंट में लिखेंगे इट इज नीडेड फॉर ग्रोथ, यानी कि आपके शरीर के ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है। दूसरा, फाइट विथ डिजीजेस, बीमारियों से आपकी शरीर की सुरक्षा, फाइट विथ डिजीजेस। तीसरा, बीमारियों से आपकी सुरक्षा हो गई। और तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा फॉर इम्यून सिस्टम और चौथा हो जाएगा, यानी 4th पॉइंट में हम लोग दे देंगे फॉर एनर्जी। फॉर एनर्जी, शरीर के अंदर ताकत के लिए, जिस एनर्जी से हमारे शरीर के अंदर के कार्य भी होंगे, यानी इंटरनल वर्क भी होगा और इंटरनल को कहेंगे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। फिजियोलॉजिकल, जैसे आपका हार्ट बीट कर रहा है तो उसके लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता है, और यह एनर्जी कहाँ से ऑब्टेंट होगा? फूड से ऑब्टेंट होगा। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हो गया, और जिससे आप मूव करते हो, आप चलते हो, दौड़ते हो, इसके लिए एक्सटर्नल में हो गया क्या? ऑल द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जिसके जरिए हमारा शरीर मूव करता है। तो ये दोनों काम के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो हम न्यूट्रिएंट से ऑब्टेन करते हैं, और न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। अब चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे हम ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में बांटेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन लेने के आधार पे ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में बांटेंगे। हमारा सबसे पहला हो जाएगा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थोड़ा सा बच्चे यहाँ ध्यान देंगे स्पेलिंग्स पे। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम उन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं दोज आर एबल टू मेक देयर ऑन फूड, अपना भोजन बना सकते। ऑटो मतलब सेल्फ, अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, और इसके लिए जो उनका रॉ मटेरियल होगा वो होगा वह इनऑर्गेनिक मटेरियल, और इसी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के मदद से वो अपना भोजन तैयार करेंगे। ऐसे इनऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में हम कार्बन डाइऑक्साइड को देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और यही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए प्लांट जब भोजन बनाते हैं, तो इसीलिए हम प्लांट को क्या कह दिए? प्लांट को कह दिए ऑटोट्रॉपिक। सेल्फ से भोजन बनाने वाला ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। 2 भाग हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? एक को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेटिक, और दूसरे को कहते हैं कीमोसिंथेटिक। अब इस पे ध्यान देंगे। और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला हो गया फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक बोले तो इसमें हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को रखेंगे जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि
लाइट के मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से, वाटर के मदद से अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक कहने का मतलब हो गया वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन केमिकल के जरिए ऑब्टेन करते हो, केमिकल के जरिए। जैसे आप याद करो, राइजोबियम का नाम आपने सुना होगा, यह नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और ये अपना भोजन नाइट्रोजन के जरिए बनाता है, नाइट्रोजन के इमल्सिफिकेशन, नाइट्रोजन के ब्रेकडाउन से बनाता है। तो आप यहाँ पे इसको हम लोग कह देंगे कीमोसिंथेटिक, और प्लांट हो गए फोटोसिंथेटिक। तो इस तरह से कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, इन दोनों को एक साथ एक टर्म में रखेंगे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वापस आते हैं फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में और बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अकर्स इन अ ग्रीन प्लांट वेयर दे यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट and the site of the reaction will be the chlorophyll। आपने क्लास 9th में पढ़ा भी होगा, इस वीडियो के जरिए आपने देखा होगा, हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस को लेकर के साइटोलॉजी में एक खास वीडियो बनाया था क्लोरोफिल के ऊपर। तो क्लोरोफिल एक ऐसा किचन ऑफ द सेल है जहां पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और यह यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट है, इसको हम लोगों ने एक अलग यूनिट दिया है और उस यूनिट का नाम रखे हैं रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल, पहला रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट रखेंगे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रखेंगे रॉ मटेरियल में। सनलाइट यहाँ पे एनर्जी का काम करेगा, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करेगा, और हमारा साइट हो जाएगा कहाँ? क्लोरोफिल। साइट कौन सा हो जाएगा? क्लोरोफिल। तो ध्यान में रखेंगे, साइट होगा क्लोरोफिल। अब यहाँ पे क्लोरोफिल क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट एंड दिस सनलाइट गिव्स देम द एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज from the reduction of carbon dioxide with the help of H ion, यानी हाइड्रोजन आयन, of water। तो इस तरह से आपका यहाँ पे भोजन बनाने का काम होगा। अब ये साइट जो है क्लोरोफिल में, वो क्या क्या काम करेगा, यानी साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ है? तो क्लोरोफिल में है, इसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। दूसरा क्या है कि इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। और तीसरा क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है? आपका क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल के अंदर क्या क्या काम हुए? तो क्लोरोफिल के अंदर हमारा ये 3 काम हुआ। पहला काम क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और तीसरा क्या हुआ? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पे होने वाला हमारा जो 3 प्रमुख काम था। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम लोग अब आगे देखते हैं कि फाइनली जो है आपका रिडक्शन होता है किसका? फाइनली रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और क्या चीज का फॉर्मेशन होता है वहां से? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन होगा उसमें जो कंपाउंड बनेंगे वो हमारा होगा ग्लूकोज, और बाद में यह ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस्ड होके क्या बना लेंगे? तो ये आपस में कंडेंस्ड होकर के स्टार्च का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और यही स्टार्च भोजन के रूप में स्टोर हो सकता है डिफरेंट पार्ट में। अब यहां से हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ।
जहाँ पे आप देखेंगे कि इसके लीफ के अंदर एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा, ये आपका स्टोमाटा है। इस स्टोमाटा के बीचों बीच ये देखिए, ये हिस्सा को हम लोग स्टोमाटल अपर्चर, इस हिस्से को इनर वॉल, इस हिस्से को आउटर वॉल और बाकी के क्षेत्र को इपीडर्मल सेल के नाम से जानते हैं। आप इसी इपीडर्मल हिस्से में यहाँ देखिए, ये जो हिस्से आप देख रहे हैं, इस हिस्से में क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं, जहाँ प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का। यही स्टोमाटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर आते हैं, लीफ के अंदर, और यहीं पे इनका जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने लायक है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने के प्रोसेस के लिए जो सबसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वह रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल इक्वेशन को देखें तो हमारा जो ओवरऑल इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस है, उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक साथ साइट क्लोरोफिल पे पहुंचते हैं, जहां क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके आपके शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ इसमें आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस को किसी ऑथर ने अपने किताब में कार्बन एसिमिलेशन प्रोसेस भी लिखा है। तो आप इसको फोटोसिंथेसिस कहें, कार्बन एसिमिलेशन प्रोसेस कहें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को थोड़ा सा और जानेंगे, तो इसको राइट डाउन करें बच्चे आराम से अपने नोटबुक पे, कि हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को दो भागों में बांट देते हैं। पहले तो हम लोग यहां देख रहे थे कि फोटोसिंथेसिस के ओवरऑल प्रोसेस को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लेकिन इस डार्क रिएक्शन को समझने से पहले यदि हम लोग लाइट रिएक्शन को समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए लाइट रिएक्शन से शुरू करेंगे। लाइट रिएक्शन कहते किसको है? तो इस प्रोसेस में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जो एब्जॉर्ब होकर के जाइलम के द्वारा पत्ती तक पहुंचा, उस वाटर का स्प्लिटिंग होता है इनटू H+ आयन, और इसके साथ आपके बनते हैं ऑक्सीजन के एटम। तो यहाँ पे 2H+ आयन और यहाँ पे O लिखेंगे। अगर इसको हम बैलेंस कर लें, इसको यहाँ पे कर दें 4, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 4 आप प्लस ये हो जाएगा O2। ये O2 बनकर के रिलीज आउट होगा और ये 4H+ आयन को रिसीव करेंगे NADP। एक हाइड्रोजन पिकर ग्रुप है जिसके साथ ये आपका 4H+ आयन चला जाएगा इनटू NADPH। तो ये हो गए आपके लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन डजंट मीन कि यह अंधेरा में होने वाली प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लाइट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग ने डार्क रिएक्शन कहा। इस प्रोसेस में क्या होगा सो ध्यान दीजिएगा। इस प्रोसेस में आपके NADPH प्लस CO2 या फाइनली C6H12O6 का निर्माण करेंगे और ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो इस तरह से हम लोग लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के जरिए फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें हम लोगों को इतना ही जानना था। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और इसके लिए रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नीडेड है, और सनरेज यानी सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड
के साथ मिलकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब यहाँ से हम लोग दूसरे यूनिट में जाएंगे जिसको कि हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात जब हम लोग शुरू करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को इससे ह्यूमन याद आता है, क्योंकि इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ मौजूद हैं जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बिलोंग करते हैं। तो यह ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। इसके लिए वह भोजन के लिए ऑर्गेनिज्म दूसरे पे आश्रित रहते हैं, यानी हम लोग अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग दूसरे पे आश्रित रहते हैं। और भोजन लेने के प्रोसेस यानी इनटेकिंग ऑफ फूड, ऑन द बेसिस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स those organisms who take their nutrient as a complex food or taking in a whole, complex food लेंगे और in a whole यानी कि in a giant molecules के रूप में लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग खाते हैं, जैसे प्रोटीन खाया, अब इस प्रोटीन का फर्दर डाइजेशन होगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसको सिंपल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फूड खाने वाले को हम लोग कहेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में आपके अमीबा हो गए, और अगर आप मान लो कि होलोजोइक में कुछ भूल भी जाओ तो अमीबा की जगह आप खुद को ही एग्जाम्पल में रख सकते हो एज ए ह्यूमन। ठीक है। दूसरा हमारा जो टाइप है वह है आपका सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक कहने का मतलब हो गया कि दोज ऑर्गेनिज्म हु फीड्स अपॉन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, यानी जो डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना सर्वाइवल करता हो, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फंगी। इसीलिए हम लोग फंगी को क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स बोले तो दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड्स अपॉन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे तीसरे तरह का। तीसरा जो हमारा है वो है पैरासाइट। अब ये पैरासाइट जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना भोजन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके बॉडी पे रहकर उसके बॉडी से इसको ऑब्टेन करते हैं, और जिससे यह अपने भोजन को ऑब्टेन करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं होस्ट। अब ये पैरासाइट के आधार पे, उनके गेस्टिंग के आधार पे हम ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांट देंगे, यानी कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दो तरह से बांट सकते हैं। कैसे? उनके भोजन लेने के तरीके पे। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा इक्टोपैरासाइट। इक्टो का मतलब होता है बाह्य, इक्टोपैरासाइट। अब दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे? इंडोपैरासाइट। इक्टोपैरासाइट और दूसरा हो गया इंडोपैरासाइट। तो इक्टोपैरासाइट करने का मतलब हो गया कि दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड्स अपॉन देयर होस्ट एक्सटर्नली, जैसे मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या है कि आपके बॉडी से भोजन तो ऑब्टेन करता है, वो पैरासाइट तो है, लेकिन क्या है? शरीर के अंदर से नहीं, बाहर से। वह बाहर से जुड़ा हुआ है हम लोगों से। और इंडोपैरासाइट कहने का मतलब हो गया जैसे टैपवर्म। टैपवर्म क्या है कि यह भी पैरासाइट है, यह अपने होस्ट पे डिपेंडेंट है, लेकिन आउटसाइड नहीं, इनसाइड द बॉडी। तो यह इनसाइड रहकर भोजन को ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पैरासाइट को ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड दो भागों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा आपका एक्सटर्नल पैरासाइट यानी इक्टोपैरासाइट, और दूसरे हो गए इंडोपैरासाइट।
तो ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। एक चौथा पॉइंट भी हम लोग इसको पॉइंट आउट करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समझ लेना इसको, वो है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब हो गया जहां दो सिम्बायोटिक मोड, जहां दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन होगा। मान लेते हैं ए एक ऑर्गेनिज्म है और बी भी एक ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों के बीच एसोसिएशन से ये बन गए ए बी, लेकिन इनके बीच जो एसोसिएशन है इसमें ए का बेनिफिट बी को और बी का बेनिफिट ए को मिल रहा, यानी बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड बाय ईच अदर, एक दूसरे को बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसका कि आपने एग्जाम्पल सुना भी होगा, 9th में इसको पढ़ना भी है, और वह है लाइकेन। लाइकेन में एल्गी और फंगी का एसोसिएशन है, एल्गी प्लस फंगी का एसोसिएशन है, और इस एसोसिएशन के द्वारा यह भोजन को ऑब्टेन करते हैं। तो यह आपका सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के डिफरेंट काइंड्स को जाने। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ए ह्यूमन बीइंग, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, और इसके बारे में हम लोगों को अधिक से अधिक जानकारी को कलेक्ट करना होगा और साथ ही साथ उसका यूटिलाइज भी करना होगा। तो बात करेंगे सबसे पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, मतलब ह्यूमन बीइंग्स एक कॉम्प्लेक्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, यह एलिमेंट्री कैनाल बहुत सारे ऑर्गन्स के एसोसिएशन से बना हुआ है, और इन बहुत सारे ऑर्गन्स में हमारा जो पहला ऑर्गन आता है उसका नाम है माउथ। तो माउथ इज द फर्स्ट ऑर्गन विच इज एसोसिएटेड विथ आवर एलिमेंट्री कैनाल। माउथ के बाद हमारा नेक्स्ट आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं फेरिंग्स, फिर वोएसोफेगस और फूड पाइप। आप दोनों में से कोई एक टर्म को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये सारे ऑर्गन्स एक साथ आपस में जुड़कर बनाते हैं क्या? तो ये सभी आपस में मिलकर फॉर्मेशन करते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और इन सब के अलग अलग फंक्शंस हैं। सारे फंक्शंस एक दूसरे से एसोसिएटेड इसलिए माना जाता है, क्यों? क्योंकि दे ऑल परफॉर्म टुगेदर फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। दैट्स वाई अलग अलग काम करने के बावजूद भी सबको हम एक जगह एसोसिएटेड मानते हैं, और इनको एक साथ जोड़ के हम लोग इस टर्म को मान लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसकी फिर डिटेल डिस्क्रिप्शंस हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इनका रिवीजन करें, और अधिक से अधिक टेक्निकल टर्म्स का बार बार रिवीजन करें, जिससे यह आपके फेमिलियर हो जाएंगे। थैंक यू। India's best learning app.